चला त्याच्यानंतर काय करायचंय, शेअर स्क्रीन. चला ओके, आपण आता बफर वगैरे सर्व बघितलेले आहेत. तर आज आपल्याला बघायचं आहे साल्ट हायड्रोलायसिस. ठीक आहे, साल्ट म्हणजे जे मीठ आहे, नमक आहे, साल्ट आहे, त्याला पाण्यामध्ये टाकलं की त्याची पाण्यासोबत रिॲक्शन होते. त्याला आपण साल्ट हायड्रोलायसिस असं म्हणतो. म्हणजे समजा जर Na+ टाकला तर तो असं समजा की म्हणजे पाण्यासोबत रिॲक्ट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. HCN टाकला, सॉरी NaCN हा साल्ट आहे, पाण्यामध्ये टाकला की तो अगोदर तुटतो आणि त्याचा anion ॲज वेल एज कॅटायन पाण्यासोबत रिॲक्शन करण्याचा प्रयत्न करतो. उदाहरणार्थ CN- त्यानं जर पाण्यासोबत रिॲक्शन केली तर CN- या प्रोटॉनला घेत आहे आणि HCN आणि OH- बनते. तो चलो अब आगे देखते हैं हम होता क्या है साल्ट हाइड्रोलाइसिस. सबसे पहले सबसे पहले बात यह है कि साल्ट में जो एनायन है वो एसिड से आता है एंड कैटायन बेस से आता है. आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आर स्टेबल. सिंपल सी बात है, देखिए जो साल्ट है उसमें कैटायन और एनायन है, इनको पानी में डालोगे तो ये टूट जाएंगे, इस तरीके से टूट जाते हैं, मतलब डिसोसिएट होते हैं. टूटने का मतलब ही होता है डिसोसिएट. अब डिसोसिएट होने के बाद होता क्या है कि अब ये एनायन तो कैटायन तो बेस से आया है और एनायन एसिड से आया है. अब ये हो सकता है कि ये बेस जो है वो बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वो बेस वीक भी हो सकता है. अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो नो प्रॉब्लम, इसका कैटायन स्टेबल रहता है. लेकिन अगर वीक बेस से आया है तो उसका कैटायन स्टेबल नहीं रहता, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है. तो सिंपल सी बात है, मेरी बात आपको समझ में आई. अगर कोई आयन स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आया है तो वो स्टेबल है, जैसे कि Na+, Cl-, PO4+, K+. ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से आए हैं तो ये स्टेबल रहते हैं, पानी में रिएक्ट नहीं करते, पानी के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी इनकी बहुत कम होती है. लेकिन अगर आयंस वीक एसिड या फिर वीक बेस से आए हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं और वो पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं. जैसे कि Cn- आया है HCN से यानी कि वीक एसिड से, अमोनियम+ आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि वीक बेस से, CH3CO- आया है CH3COOH से यानी कि वीक एसिड से. तो ये सभी के सभी पानी के साथ रिएक्ट ज्यादा करते हैं. So only unstable ions undergo hydrolysis. Hydrolysis is nothing but reaction with water. Hydrolysis of salt is nothing but reaction of salt with water. In general कोई भी salt है तो पानी के साथ रिएक्ट कैसे होता है देख लेते हैं. B+ A-, राइट. पानी के साथ कैसे रिएक्ट होगा, ये है आपका पानी, दिस इज योर वाटर. तो ये कैटायन OH के साथ चला जाएगा और एनायन H के साथ चला जाएगा, तो ये BOH + AH. अरे काम खत्म, राइट. इस तरीके से आपका बेस और एसिड रीजनरेट हो सकता है, राइट. तो इन जनरल ये तो एक रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. अब रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है ना. तो दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, ऊपर रहेंगे ये दोनों प्रोडक्ट्स, नीचे रहेंगे ये दोनों रिएक्टेंट्स. लेकिन पानी जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा यानी लार्ज अमाउंट में होता है. लार्ज अमाउंट में होता है तो उसमें उतना चेंज नहीं होता, तो उसको एक हम कांस्टेंट पकड़ सकते हैं. तो इस पानी को इसके साथ मिलाया, मतलब ये देखिए मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन KH कहलाता है और इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. KH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट. और ये
मतलब ये रहा ये रहा ये रहा, लेकिन यहाँ पे जो वाटर था ना, ये वाटर तो इधर चला गया, राइट। सो दिस थिंग, मतलब ये पूरी जो थिंग है उसको हम के कहते हैं, लेकिन उसमें से वाटर निकाल दिया जाए तो इसे हम के एच कहते हैं, जिसे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहा जाता है। और दूसरी एक चीज है एच, जैसे अल्फा होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन, मतलब 100 मोल डाले तो उसमें से कितने रिएक्ट हुए, तो वैसे ही एच मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होती है, यानी कि 100 मोल अगर साल्ट के डाले तो उसमें से कितने रिएक्ट हुए पानी के साथ। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज्ड टोटल ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहाँ पे जो एच है वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट है, के एच है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट है, के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और सी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट टेकन। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट जो भी मैंने बताया अभी तक, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अगर परसों को एग्जाम है शुभम तो नो टेंशन, मैं एग्जाम को एक दिन पोस्टपोन कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम को मैं कर दूंगा पोस्टपोन, टेंशन मत लो। नागेश मुंडे, अरे समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलना है बेटे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो मुझे लगता है कि बहुत आसान है मैं उसको थोड़ा सा क्विकली लेता हूँ, क्योंकि अभी तक ना ये इक्विलिब्रियम बहुत हो गया, बहुत बहुत बार इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम हुआ। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे किधर गए? हाँ, साल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब आपके पास साल्ट कौन से हो सकते हैं? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस। और एक हो सकता है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर एसिड और बेस दोनों भी स्ट्रॉन्ग हो तो ना तो उसका कैटायन रिएक्ट होगा ना तो एनायन रिएक्ट होगा पानी के साथ, तो मतलब वो पानी तो न्यूट्रल ही रहता है, मतलब पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं होता, तो एसिड और बेस पैदा होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आया या नहीं बोलो? मतलब इसीलिए मैंने वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की केस नहीं ली है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की केस मैंने क्यों नहीं ली? क्योंकि वो दोनों के दोनों पानी के साथ नहीं रिएक्ट होते। अब मैं बताता हूँ एक केस आपको, साल्ट ऑफ, या फिर आप बताओ मुझे, आप बताओ यार, आप बताओ, आप बताओ, KCN ये कैसा साल्ट है? बोलो, साल्ट ऑफ, बोलो, KCN, दिस इज साल्ट ऑफ, जो भी बोलना है बोलो, दिस इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, फटाफट फटाफट बोलो। हा, सिलेबस आला तरी टेन्शन घेऊ नका ना काय. हा, नवीन सिलेबस आला का अंजली? काय सिलेबस आला म्हणताय तुम्ही? कुठला सिलेबस? अरे कौन सा सिलेबस आया बेटे? ये बुधवार की एग्जाम का? हाँ ठीक है, मैं उसको थर्सडे को कंडक्ट करूंगा, टेंशन मत लो। और अगले अगले वीक से, पहली बात तो ये, अगले वीक से, अगले वीक से क्या होगा? संडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी 12th की, और जो आपका वेंसडे है वहां पे ओल्ड 11 के एग्जाम होंगे। क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो पुराना पैटर्न था अपना वही रिज्यूम करना है अभी संडे को। 12th, इस हफ्ते तो जैसा है वैसा ही चलने देंगे, मतलब अभी तो हमारा इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम खत्म होने के बाद फिर आपका वेंसडे को ऑलवेज 11th क्लास, और संडे को 11th प्लस 12th, 11th प्लस 12th भूलना नहीं, ठीक है? जो हमारी पुरानी तरीके से एग्जाम होती थी वैसे 45 की। अब ये बताओ, ये साल्ट क्या है? ये साल्ट क्या है? अरे सिर्फ तूने वीक एसिड बताया है, बेस कौन बताएगा वीक है कि नहीं? यस, बहुत अच्छे अंजलि, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब समझ रहे हैं ना? ये जो है ना बेटा, वीक एसिड HCN से आया है और एक KOH स्ट्रॉन्ग बेस से आया है।
तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो इसके तो दो आयंस फॉर्म होंगे, K+ और Cn-, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है इसलिए पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन Cn- वीक एसिड से आया है तो ये उतना स्टेबल नहीं रहता, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। पानी के साथ रिएक्ट करता है मतलब पानी का H+ को ये ले लेता है। जैसे ही पानी के H+ को ले लेता है तो ये इधर ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये होता है HCN प्लस OH-। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पानी में हमने जैसे ही साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाला, वैसे ही पानी के अंदर एक्सेस ऑफ OH- पैदा हो गए। पहले तो H+ OH- इक्वल अमाउंट में थे, लेकिन इस Cn- ने और ज्यादा OH- पैदा कर दी, तो पानी में OH- की संख्या बढ़ी, तो ये पानी एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, बोलो एक बार। बेसिक हो गया, राइट, बेसिक हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पानी में डालते हैं तो हमको लगता है कि ये तो भैया साल्ट है, साल्ट है तो पानी तो न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर वो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो ही पानी यानी वाटर न्यूट्रल रहता है। लेकिन अगर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो OH- पैदा होने से पानी बेसिक बनता है, राइट। और वैसे ही उसके उल्टा, अगर हम मतलब ऐसा समझो कि स्ट्रॉन्ग बेस डाला है ना, इसलिए पानी बेसिक बन गया। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं पानी के अंदर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड साल्ट डालता हूं तो पानी कैसा बनेगा, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक बनेगा, बहुत अच्छे। अब और एक बात, मतलब इसका मतलब है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो बेसिक, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो एसिडिक। लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस डाला तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से रिलेटिवली कौन वीक है, दोनों में भी और कौन वीक है, जो ज्यादा स्ट्रांग है मतलब जिसका के ज्यादा है उसकी तरह बिहेव करता है पानी। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल रहता है पानी, नो प्रॉब्लम। अब देखो, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन, सॉरी साल्ट है, राइट। तो उसमें किसका रिएक्शन हुआ, हाइड्रोलाइसिस कैटायन का हुआ या एनायन का हुआ, बोलो मुझे, किसका हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ, कैटायन का हुआ क्या। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के साथ कौन रिएक्ट हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें कैटायन रिएक्ट हुआ पानी के साथ या एनायन रिएक्ट हुआ, जरा दिमाग लगा के बताओ यार, दिमाग लगा के बताओ। दिमाग कहाँ रख देते हो, बहुत जल्दबाजी करेंगे, निकिता अंजलि क्या हो रहा है ये, दिमाग लगाओ दिमाग, ठीक है। तो पानी के साथ रिएक्शन K+ की हुई नहीं, Cn- की हुई यानी एनायन की हुई। इसका मतलब जब हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट लेते हैं तो सिर्फ एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है, और उसे कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हैं उसे, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे देखोगे तो देखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोलाइसिस को एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोला है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के को कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोला है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एक एग्जांपल अगर हम लेंगे तो आएगा अमोनियम क्लोर, मान लो अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, ये रिएक्ट नहीं होगा, ये वीक बेस से आया है तो ये रिएक्ट होगा, और ये कौन है, कैटायन है, तो कैटायन पानी के साथ रिएक्ट होगा तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और इसका सिर्फ एनायन पानी के साथ रिएक्ट होता है तो इसे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हो। और इसके दोनों के दोनों रिएक्ट होते हैं, इसलिए इसको ना तो कैटायनिक बोलते हैं ना तो एनायनिक, इसको कोई नाम ही नहीं है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों, तो इसके इसके दोनों भी रिएक्ट नहीं होते तो इसको भी कुछ नाम नहीं है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डिस्कस किया कीजिए, फ़ोन किया कीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फ़ोन भी किया तो चलता है, ठीक है? एक दो बार करना पड़ेगा, लेकिन मेजर अगर कोई गलती हो रही है तो आपको बताना होगा कि सर ऐसा हो रहा है, वीडियोज अपलोड नहीं हो रहे, ठीक है? आप ही बताया करो मुझे, या ऑनलाइन का है ना, तो इसलिए गलतियां होती है छोटी छोटी। तो चलिए, अब इस यहाँ पर भी हमको कुछ फॉर्मूले देखने हैं विदाउट डेरिवेशन। तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है के डब्ल्यू अपॉन के। के डब्ल्यू मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम के डब्ल्यू कहते हैं, राइट? इसने के डब्ल्यू लिखा है, कैसे लिखते हो? ऐसा नहीं लिखना चाहिए बेटा, के डब्ल्यू ऐसा लिखो ना। ये है क्या के डब्ल्यू, के मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ऐसा लग रहा है? आप तो गलतियां मत करो यार प्लीज, ये लिखने की गंदी आदत है। उसके बाद ये के, ये भी देखो कैसे लिखा है, अरे ऐसा लिखो यार, छोटा सा, ठीक है? तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का यहाँ पे फॉर्मूला के डब्ल्यू अपॉन के ये किसका है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस वीक एसिड। तो यहाँ पे के डब्ल्यू अपॉन के बी, के डब्ल्यू यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और के बी मतलब इस बेस का के बी, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट वो है के डब्ल्यू अपॉन के बी, काम खत्म। उसके बाद से डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्क्वायर रूट ऑफ के एच बाई सी आर, ये तो हमको हुआ है ना अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, के ए अपॉन सी। वैसे यहाँ पे के एच अपॉन सी, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट टेकन। उसके बाद यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के एच अपॉन सी, और यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ के एच। फिर से गलती, ये देखो के एच ऐसा होना चाहिए, इसने लिखा है जैसे कि के मल्टीप्लाइड बाई एच है, ठीक है ना? ये के एच छोटा होना चाहिए। उसके बाद है इन सॉल्यूशंस की पीएच, आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, क्या भूलना नहीं है बेटे? अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ, कि हम तीन सॉल्यूशंस देख रहे हैं, कौन से? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एंड सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। और इसको हम नहीं देख रहे क्योंकि हाइड्रोलाइसिस में पार्ट ही नहीं लेता, राइट? चलिए, तो पीएच, पीएच का फॉर्मूला यहाँ पे कौन है? ये कौन है? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो जरा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला है माइनस हाफ इन ब्रैकेट लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ सी। मैंने एक के नीचे एक लिखा है जानबूझ के। उसके बाद इसके पीएच का फॉर्मूला है माइनस हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी प्लस लॉग सी, और इसके पीएच का फॉर्मूला है लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग के बी। इसको बस रटना है, इसमें कुछ नहीं है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हा, मीट ऍप वर बघूया आपण, ते मीट ऍप मध्ये एवढे ऑप्शन नाहीत रे, ठीक आहे? मीट ऍप वरती एवढे ऑप्शन नाहीत, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे त्यांचं। पुन्हा आणखीन कॉम्प्रेशन रेशो पण तेवढा चांगला नाही, मग ते उलट तिथंच नेट जास्त लागत राहते। अरे माहिती आहे रे बाळा प्रथमेश, आम्ही सर्व पाहून बसतोय तुमच्यापेक्षा लय जास्त, ठीक है? हमने सब देखा है, हमको तो जल्दी से जल्दी मीट ऐप चाहिए, लेकिन उसका कॉम्प्रेशन रेशियो भी उतना अच्छा नहीं है। कॉम्प्रेशन रेशियो का मतलब पता नहीं होगा आपको, लेकिन कॉम्प्रेशन रेशियो अच्छा है तो नेट कम लगता है, जूम का ही अच्छा है वो। अब क्या करे, चाइनीज है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? इसके बाद देखिए सॉल्यूशन कैसा बनता है भैया। सॉल्यूशन ये बनता है इसका बेसिक, इसका बनता है एसिडिक, और ये डिपेंड्स ऑन के एंड के बी। के ज्यादा है तो एसिडिक, के बी ज्यादा है तो बेसिक। चलो ये क्लियर हुआ क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टेबल है जो मैंने बताया, ये सब क्लियर हुआ ना? हमने डेरिवेशंस नहीं लिए यहाँ पे, और उनकी कोई जरूरत भी नहीं। मैं बताता हूँ कहाँ पे डेरिवेशंस की जरूरत है। चलिए, अब और आगे देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो सबसे पहले अब मैं बता रहा हूं आपको,
कि आपको अब आना चाहिए। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो अचानक आपके सामने क्वेश्चन फेंकेंगे पूरे चैप्टर के ऊपर कि पीएच निकालो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, डायबेसिक एसिड है या मोनोबेसिक है, ट्राइबेसिक है या बेस है, या फिर वो बफर है उसमें भी एसिडिक बफर है, या बेसिक बफर है, या फिर साल्ट हाइड्रोलाइसिस है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस भी है तो उसमें कौन सा है, मतलब साल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, साल्ट सॉल्यूशन में भी देखना है कि साल्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका पीएच का क्या फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए और सभी के सभी फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, राइट, सभी के सभी फॉर्मूले दिए हैं आपको, एक के बाद एक पीएच निकालने के फॉर्मूले दिए हैं, राइट। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, तो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। फाइंड द पीएच ऑफ फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है 3 मोलार HCl, ठीक है। आपको जैसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको पहचानना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अरे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बेटा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी, या फिर नॉर्मेलिटी की जगह पर आप क्या रखो, अगर बहुत डर लगता है नॉर्मेलिटी का, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। चलो ये आपको हजम हुआ या नहीं हुआ, यस और नो बोलो एक बार, अरे यस और नो बोलो। चल तो क्या होता है, माइनस लॉग। और एक बात बतानी रह गई आपको, हफ्ते में आपका बायो का, हफ्ते में आपका बायो का एक चैप्टर होगा, ऐसा हमने पहले कहा था। लेकिन अब आज के बाद हफ्ते में नहीं, 2 हफ्ते में एक बार बायो की एग्जाम, मतलब बायो की एग्जाम तो हफ्ते में ही होगी, लेकिन एक चैप्टर 2 हफ्ते चलेगा, क्योंकि एक हफ्ते में एक चैप्टर नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा मतलब ये हो रही है, लोड आ रहा है, राइट ना, सही या गलत बोलो। सही, ठीक है ना। हाँ, मेरे लेक्चर के बारे में टेंशन मत लो, आपको यूट्यूब से समझ रहा है तो वहां से करो आप, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मेरा भी लोड बढ़ रहा है, मैं देखूंगा, छुट्टी के दिन भी लूंगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि यूट्यूब से हो रहा है तो नो टेंशन, क्योंकि हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट्टा ही मारना है आपको, ठीक है। तो एक हफ्ते में चैप्टर आधा, दूसरे हफ्ते में आधा, आधा नहीं, हाँ ये भी प्रॉब्लम है अभी, मतलब 2 हफ्ते में ही एग्जाम होगी आपकी, अब हर हफ्ते नहीं होगी। हाँ, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का डाउट का लेक्चर लेंगे हम, 2 हफ्ते में बायो की एग्जाम रहेगी, 2 हफ्ते में एक बार, 15 दिनों में एक, 15 दिनों में एक, राइट, क्योंकि आपको ना उतना कवर नहीं हो रहा। या फिर ऐसा करें, एक पढ़ाया हुआ चैप्टर और एक नया चैप्टर, ऐसा करेंगे क्या, एक पढ़ाया हुआ चैप्टर एक हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में नहीं पढ़ाया हुआ चैप्टर, मतलब उसका रिवीजन भी होगा, जो नहीं पढ़ाए हैं वो भी करते रहोगे आप नए नए, और जो हुए हैं उनका रिवीजन भी होगा आपका, राइट। मेरे बायो के लेक्चर का मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई अभी जरूरत नहीं लग रही। हाँ, मुंडे सर से बात की है, क्या हुआ, मुंडे सर अपने अपने लेक्चर डाल रहे हैं ना, यस और नो, नो, तो आप भी एक बार फोन करके बात कर लो उनसे एज अ स्टूडेंट, कि क्या हो, क्या सर, मतलब आप क्या कर, मतलब क्या प्लान है आपका। तो आप क्या करो, फोन करके बात करो कि सर आप लेक्चर ले लो, सिलेबस पीछे हो रहा है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप बोलिए उनसे, क्योंकि मैंने तो बात की है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ना यूट्यूब से भी ठीक से करोगे तो हो ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे सब पता है, मैंने देखा भी है, ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से बैठ के करो, लेकिन अभी कोरोना यहाँ पे बहुत बढ़ गया है, तो मैं तो
क्लास के ऊपर उनको बुला नहीं पा रहा हूँ, और वो टेक्निकली मतलब वो सब वहां पे नहीं कर पाते अकेले, लेकिन यूट्यूब से होता है, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये एक बात याद रखो, 2 हफ्ते में 12th क्लास की एग्जाम होगी, 2 हफ्ते में एक बार। अब 11th की रखनी है या नहीं, मतलब 11th नहीं, नहीं पढ़ाए हुए चैप्टर 2 हफ्ते में एक बार, और जो पढ़ाए हैं उनको बीच बीच में रखेंगे, उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको बाद में। अभी अरे मुंडे सरांचा नंबर तो घेतला नाही का? चलिए सभी लोग नोट कर लो, मुंडे सर का नंबर ले लो आप उनसे फोन करो जरा, मतलब आप लोगों को नंबर लेना चाहिए उनका भी। ले लो नंबर, 983406, मैं यहाँ पे तो डाल देता हूँ, 9824, सॉरी 34, 983406 9909। चलिए, यह है मुंडे सर का नंबर, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको प्लान बताएंगे। अब केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम एक साथ काम नहीं कर पा रहे इधर, वरना क्लास पर आकर ही वो लेते एग्जाम लेक्चर्स। तो चलिए, अब और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मोलैरिटी इंटू वैलेंसी है। अब मोलैरिटी कितनी दी है बेटा इसकी? 3 मोलार बताया है, और HCl की तो वैलेंसी 1 है। सो ये इसका मतलब है आपका आंसर कितना आएगा, इधर लिख देता हूं मैं, -log(3). तो log 3 तो आपको रटा हुआ होना चाहिए 0.47, सो -0.47 आंसर आता है इसका, ये ऊपर वाले का। ठीक है, चलिए उसके बाद अब मैं सिर्फ हिंट बता रहा हूँ यहाँ पे, हिंट्स हिंट्स, या फिर क्या करता हूँ, रुकिए। हाँ देखिए, सभी के आंसर्स यहाँ पर है। ये आपका पहला सॉल्यूशन कौन सा था? 3 मोलर HCl, बस आपको याद करना है 3 मोलर HCl है तो वो कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी पीएच क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी मतलब यहाँ पे मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, भूलना नहीं है इसको कभी। तो ये 0.47 आ गया, लेकिन इस बच्चे ने गलती क्या कर दी, यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं लगाया। चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस। अरे बेटा, माइनस लगा, उसको लगा होगा कि पीएच माइनस नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पीएच माइनस होती है बेटे, पीएच माइनस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस माइनस को नहीं भूलो, ठीक है ना? ये इसको, ये चलिए, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, क्या कहता है ये क्वेश्चन? 5 मोलर HCN एंड 2 मोलर NaCN। चलिए, ये बहुत जल्दबाजी में समझता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि यार ये है क्या, लेकिन याद करो, ये है वीक एसिड और ये है साल्ट ऑफ that weak acid and strong base, so this is the system of acidic buffer। चलो ये समझ में आया है नहीं? ऐसा क्वेश्चन आता है ना, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 5 मोलर HCl एंड 2 मोलर NaCN। चलो बोलो फटाफट, ये बेसिक ये बफर है, ये समझ में आया क्या? अरे बोलो तो सही, है ना? ये ऐसे समझ में नहीं आता। सबसे पहले टाइप समझ लो, एसिड है, बेस है, बफर है, या साल्ट है? एसिड बफर बेस साल्ट, एसिड बफर बेस साल्ट। हाँ, वीडियो लैगिंग हो सकता है बेटा, शायद नेट भी खत्म हुआ होगा मेरा, मुझे देखने दो।
यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हो सकता है नेट खत्म। सभी को लैगिंग हो रहा है क्या वीडियो? अरे रे 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 रे, सभी तो हाँ ही बोल रहे यार, क्या करें हम? मतलब पहले जैसा ही हो रहा है या अभी ज्यादा लैग कर रहा है, या पहले से ऐसा हो रहा था? ज्यादा, मेरे ख्याल से नेट खत्म हुआ होगा आज का मेरा। हम्म, शायद नेट खत्म हुआ होगा। चलो अब थोड़ा थोड़ा सा होल्ड करो यार, क्योंकि अभी खत्म हुआ है तो अब कुछ कर भी नहीं सकता मैं, राइट? थोड़ा सा आप सहन कर लो आज। चलो, तो पीएच एसिडिक बफर है ना, तो सिंपल सी बात है, बफर के पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीके लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। तो सब कुछ दिया है आपको क्वेश्चन में, के ये दिया है आपको 10⁻³ अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं जरा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको के ये भी दिया ही होगा, अब यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन इसने लिखा नहीं होगा, लेकिन के ये दिया है। मैं इसको जरा, हाँ, इसको ना के ये लिखना चाहिए, इस एसिड का के ये। K of this acid is equal to 10⁻³ चलो, तो बस इनकी वैल्यू डाली है और कुछ नहीं किया है भैया। क्या किया है? वैल्यूज डाली है बस। तो ये के ए की वैल्यू, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 है, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, और ये 5 दिया है। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे दिया है? ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे दिया। अब बस इसको सॉल्व किया है मैंने यार, ये तो आप कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बहुत बार बताया। तो इस तरीके से ये पीएच निकाल ली 2.6। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ये आएगा, तो आपको पहले देखना ये एसिड है क्या? नहीं, बेस नहीं, ये साल्ट है। अरे ये तो साल्ट है, सिंपल सी बात है। अब इसके साथ दूसरा कोई नहीं, मतलब ये बफर भी नहीं है। बफर होने के लिए साल्ट और एसिड या फिर साल्ट और बेस होना चाहिए एक साथ दोनों। तो इसका मतलब है ये साल्ट है। साल्ट कैसा है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये साल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमने देखा है आज ही, फॉर्मूले देखे ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो वीक होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। एसिड है मतलब एनायन का, सो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एसिड है मतलब एनायन वीक है, तो एनायन रिएक्ट होगा पानी के साथ, सो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। सो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसके लिए पीएच का ये फॉर्मूला मैंने आज ही लिखवा के दिया है, राइट? मैंने ऐसे लिखवा के दिया था, -12 लॉग लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ये माइनस लॉग सी, ऐसे एक के नीचे एक लिखवा के दिया था, राइट? तो ठीक है, ये -12 के डब्ल्यू तो आपका 10⁻14 होता है, तो उसका लॉग अगर निकालोगे तो -14 होगा। लॉग ऑफ के ये कितना है? ये 10⁻⁴। इसका के जो एसिटिक एसिड, सॉरी, ये जो एसिटिक एसिड है उसका के आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखिए मैं देखता हूँ जरा, दिया ही होगा आपको, उसने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन देखिए ये यहाँ पे दिया है, ये देखिए, राइट? किधर गया बच्चा? ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसमें के ऑफ CH3COH दिया है, राइट? अब यहाँ पे ना आंसर सही, इसलिए इसने नहीं लिखा इस बच्चे ने। तो
इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद क्या किया, ये log ऑफ 10⁻⁴ आ गया आपका -4। ये log 6 है बेटा, इसको जरा ठीक से देखो। इस log 6 को मैंने क्या लिखा, log 2 × 3। तो ये क्या हुआ, log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू हो गई आपकी ये, और log 3 की वैल्यू हो गई ये। समझ में आया? यस और नो बोलो। यस, खत्म काम। पीएच कैसे निकालना है, बस आपको सिस्टम पहचाननी है और कुछ भी नहीं। चलिए, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, 10 मोलार NaOH, सॉरी 10⁻⁸ मोलार NaOH। तो उसमें करना क्या है, और कुछ नहीं करना है, हमको पता है 10⁻⁸ मोलार NaOH यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि 10⁻⁸ देखते ही आपको लगेगा पीएच इसकी 8 आएगी, पीओएच यानी पीओएच। पहले पीओएच, ये बेस है तो पीओएच निकालनी होगी ना, पहले पीओएच निकालो फिर पीएच निकालो यार। हाँ, बट डू नॉट निग्लेक्ट वाटर। अरे याद आया क्या? अरे याद आया नहीं आया? बोलो, कम ऑन क्विक। याद आया नहीं आया? याद आया नहीं आया? आया ना, मैंने बताया था निग्लेक्ट नहीं करना है। तो आपकी एग्जाम ना मैं फ्राइडे को रख देता हूँ, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम की पूरा का पूरा कर लो बेटे। और मैं वीडियोस भी अपलोड कर लेता हूँ जितना हो सके उतना। लेकिन नहीं हुए तो टेंशन मत लेना, बस 2 ही वीडियो तो अपलोड नहीं हुए, उनको जरा सा आप कहीं से देख लो उस टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक कौन से है बताता हूँ मैं आपको। वो जो टॉपिक है वो कौन से है, कौन से 21-22। 21 में साल्ट, नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट, ये सब बताया था, जो कि सिलेबस में है भी नहीं एक्चुअली। और पीएच की शुरुआत हुई थी, और 22 में भी पीएच की शुरुआत है। बस पीएच डालो, आप क्या करो सिंपली, अगर मैं अपलोड भी नहीं करता हूं तो आप यूट्यूब के ऊपर क्या डालो, पीएच 12th क्लास। तो पीएच क्या होती है, पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉग वॉग ये सब वहां पे बताया होगा। बस वो बेसिक बेसिक पीएच का हुआ है उसमें, उतना जरा देख लो। क्योंकि मेरे पास ना नेट अभी जरा 1-2 दिनों के लिए डाउन है, तो मैं उतना अपलोड कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं है मुझे, बस 2 दिनों की बात है। चलिए, तो यहाँ पे भूलना नहीं है कि पीओएच इज, उसमें ना OH फ्रॉम बेस एंड OH फ्रॉम वाटर, इसको नहीं भूलना है बेटा। अब बेस से OH कितना आता है, जितनी उसकी नॉर्मेलिटी है, और वाटर से 10⁻⁷ आता है बेटा, राइट। तो ये बेस, ये आ गया उस बेस से, ये आ गया वाटर से। और हमने देखा ये किस तरीके से 6.9 आता है, ऑलरेडी देखा है। ये आ गया आपका पीओएच। लेकिन पीएच क्या होता है बेटा, पीएच निकालना है ना आपको। सो पीएच इज इक्वल टू, बहुत जल्दबाजी में लड़के क्या करते हैं, पीओएच निकाल के भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहाँ भागोगे, 14 माइनस पीओएच करो तो आंसर आएगा ये पीएच का। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻, अरे ये तो स्पेशल केस तो है ही बेटा, स्पेशल है, प्लस ये वीक एसिड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे पहले पीओएच माइनस लॉग ऑफ OH टोटल, ये जो है ना, दोनों के दोनों OH सबके सब टोटल लेने पड़ते हैं बेटे, टोटल। तो टोटल का मतलब क्या है, बेस से कितने आए और वाटर से कितने आए। अब यहाँ पे ना बेस से पूरे के पूरे नहीं आते, ये वीक बेस है। वीक बेस के लिए फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, ये KB इंटू नॉर्मेलिटी, या फिर अल्फा इंटू सी बताया था। सी का मतलब होता है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी नहीं है, नॉर्मेलिटी। क्योंकि डाइबेसिक ट्राइबेसिक कोई भी है तो नॉर्मेलिटी सबके लिए काम करती है। तो याद रखना है, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁸, वैसे का वैसा नहीं आता बेटे इधर, नहीं आता वैसे का वैसा। एक तो इसके लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक तो अल्फा इंटू सी, या फिर अल्फा की जगह पर अगर आप डालोगे, अल्फा का फॉर्मूला क्या है यार, स्क्वायर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये सी अंदर जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के ए सी बनेगा।
और बेस है तो KBC, और सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कौन सा, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि अगर डायबेसिक है तो वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो नॉर्मेलिटी लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है, KB इंटू एन। ये KB इसने बहुत ही गंदा लिखा है, लिखना चाहिए ऐसा KB छोटा। ये कैसा लिखता है, इसका इसकी आदत ये है ऐसा लिखने की, राइट। चलो ये समझ में आया कि नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है, समझ में आया? बोला करो यार। यस, क्योंकि वो वीक बेस है। तो ठीक है, KB की वैल्यू दी है क्वेश्चन में आपको, नॉर्मेलिटी दी है, उसकी मोलैरिटी दी है। अरे यार देखो ये क्या है, ये 10⁻⁸ मोलर है, लेकिन इसकी वैलेंसी एक ही है ना, 4 नहीं है बेटा इसकी वैलेंसी, ये पूरा का पूरा आयन है और ये पूरा का पूरा, तो इसकी वैलेंसी एक ही है, तो इसकी मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। और ये वाटर का कंट्रीब्यूशन, अब ये इसको सॉल्व किया 10⁻12 आता है ये दोनों मिला के, फिर ये तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर ये 10⁻6 आया। भले ही ये गलत है, क्यों गलत है, गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये 10⁻7 से बड़ा हो रहा है मैंने, लेकिन मैंने अपने मन से लिया इसलिए ये हो रहा है ऐसा। अल्फा इंटू 10⁻8, तो अल्फा की वैल्यू ना हमेशा हाँ <<1 चाहिए। तो ये जो है ना, ये KB की वैल्यू मैंने जरा ज्यादा दी है, एक्चुअली KB की वैल्यू 10⁻14 ऐसी होती है, लेकिन छोड़ दो, हमें क्या कंसेप्ट से लेना है। तो ये 10⁻6 आया, और इन दोनों का एडिशन अगर देखोगे तो 11 इंटू 10⁻7 आता है, मैंने बताया किस तरीके से करना होता है। और ये लॉग निकालना है, कैसे लॉग निकालना है ये भी मैंने बताया है। ये लॉग 11 कैसे निकालना है, नियरली लॉग 12 निकालना है बेटा, नियरली। और लॉग 12 कैसे निकालना है, लॉग 12 को लिखना है 3 × 4, काम खत्म। अरे काम खत्म कि नहीं? या फिर log 10 1 है, तो log 12 कितना होगा, उसकी log 11 उसके आसपास होगा ना यार, 1.01, और क्या होगा, तो इसका आंसर 1.01 और इसका आंसर कुछ 7, मतलब -7। तो ये 7 से 1.01 चला गया तो 5.99 या फिर 5.96 आएगा। ये आ गई आपकी POH, तो pH इतनी आती है। तो यहाँ पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया है, देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता रहा हूं, राइट, और एक बार बताता हूं कि यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखा देखी में हो लगता है कि ये वाला और इसको और छोटा करता हूं, और ये वाला दोनों सेम है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है, ये फर्क है। और कहाँ पे फर्क आ जाता है, ये इसमें, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, ये जो है वो डायरेक्टली 10⁻8 लिया है, लेकिन इसको डायरेक्टली 10⁻8 नहीं लिया जा सकता, यही पे एक फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो ये देखो ठीक से, इधर मैं बता रहा हूं, चलो इधर बताता हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, POH निकालना है, राइट, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH टोटल। OH टोटल यानी OH कहाँ से आए, OH आया एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका बेस है उससे, और OH कहाँ से आता है, वाटर से। बेस से कितना आया, बेस ये वीक है ना, तो वीक बेस का OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, KB इंटू उसकी नॉर्मेलिटी, मतलब C रहता है यहाँ पे, लेकिन C की जगह पर हम क्या लिखते हैं, नॉर्मेलिटी लिखते हैं। ये लॉग तो है ही, उसको भूलना मत। और प्लस वाटर का कितना होता है, 10⁻7। तो ये KB की वैल्यू डाल दी, नॉर्मेलिटी की वैल्यू डाल दी, तो ये KB की वैल्यू 10⁻4 थी, नॉर्मेलिटी की 10⁻8 थी,
इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 10⁻12 का स्क्वायर रूट 10⁻6 आया। अब आपको क्या करना है, ये 10⁻6 और 10⁻7 इसका लॉग निकालना है। तो यहाँ से 10⁻6 कॉमन निकालते हैं, ये मैंने बताया ना कैसे एडिशन करते हैं। तो ये 11 इंटू 10⁻7 आया। अब लॉग को अंदर घुसा दिया तो log 11 प्लस log 10⁻7। अब हमको पता है कि log 10 1 होता है, तो log 11 1 के पास ही होगा, 1.04 1.02 ऐसा ही कुछ होगा। और वैसे भी किसको तीर मार रहा है इतना एग्जैक्ट करके, तो ये देखो, तो log 11 बेटे log 11 की वैल्यू आई 1.04 प्लस log 10⁻7 की वैल्यू आई -7। -7 से 1.04 निकाल दो तो 5.6 आता है, राइट। मतलब आंसर आएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस, लेकिन ये बाहर का माइनस उसको प्लस कर देगा। ये आया आपका POH। तो PH कितना आता है 14 माइनस POH, तो ये 14 माइनस POH तो है आपका इतना कितना 5.96, काम खत्म, राइट। 8.04। चलिए चलिए ये आपका चैप्टर खत्म होता है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर डाउट लेक्चर लेंगे। आप क्या करो, एरर लिस्ट सॉल्व करो पूरा, या टारगेट सॉल्व करो उसके बाद एरर लिस्ट करो, डाउट का लेक्चर रखेंगे आप। अब इसके बाद हम अभी 12th का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 12th का चैप्टर कौन सा, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इसके बाद का हमारा चैप्टर होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन ऑफ 12th क्लास, राइट। अब 11th क्लास के अच्छे अच्छे चैप्टर सभी खत्म हो गए हैं, जो बचे वो सटर फटर बचे हैं, बहुत ही चटर फटर, उसको कभी भी कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर ओवर, एकदम धांसू चैप्टर खत्म हो गए। चलिए ओके बाय बाय। अब इस वीडियो को अपलोड करने के लिए मुझे टाइम लगेगा 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के लिए मेरे पास नेट का प्रॉब्लम है। परसों मैं अपलोड कर दूंगा सब का सब।